प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इकाई 2 में हमें 4 निबंध पढ़ना है। पिछली कक्षाओं में हम कई सारी चर्चाओं को कर चुके हैं, जैसे कि जो चारों निबंध हैं वो कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, यानी पाठ्यक्रम की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी बातचीत किया कि निबंध क्या है, गद्य का विकास कैसे हुआ। 19वीं शताब्दी में प्रेस और प्रकाशन के आने के बाद, पत्रिकाओं के आने के बाद गद्य का विस्तार आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन है। उसी आधुनिक काल में गद्य के विकास में निबंध का विकास यानी निबंध विधा का विकास बड़े पैमाने पर दिखता है। एक बात और है यहीं पर, निबंध के साथ ही साथ गद्य विधा की गद्य की कई विधाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं। नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास इत्यादि। हम इस संदर्भ में आगे बातचीत करते हुए इस क्रम में यह बताते हैं आपको कि आज हम जिस निबंध की चर्चा करेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, वह है भारत की सांस्कृतिक एकता रामधारी सिंह दिनकर की। तो किसी भी निबंध की चर्चा करने से पहले हमने पिछले क्लास में, पिछले कक्षा में हमने कहा था कि किसी भी विधा, किसी भी साहित्य की लेख को खोलने के लिए, किसी भी निबंध या कविता को खोलने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, जिन्हें जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में कहा था कि आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि संस्कृति क्या है। हमने यह भी कहा था कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, या ललित निबंध, विचार या चिंतन निबंध, या व्यक्ति विषयक निबंध, या व्यंग्यार्थक निबंध किसे कहते हैं। यह सब छोटे छोटे टूल्स हैं जिन्हें आप जिन शब्दों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आगे बातचीत करने में थोड़ी आसानी होगी। एक बात और, जिस निबंध की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विचार या चिंतन प्रधान निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व की भी हम चर्चा करेंगे। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसी भी निबंधकार के या लेखक के साहित्य की यानी कृतित्व की चर्चा करने से पहले थोड़े उसके व्यक्तित्व की चर्चा कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि कृतित्व में इतनी ताकत होती है कि वह लेखक के व्यक्तित्व की चर्चा गाहे बगाहे करा ही देती है, फिर भी हमें रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व की थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु जो हुई वो 24 अप्रैल सन 1974 को यानी 65 वर्ष की उम्र में मद्रास यानी तमिलनाडु में हो गई। उनकी और आगे बातचीत किया जाए तो देखा जाए तो छायावादी समय जब चल रहा था, उसी के दौर में जब राष्ट्रवादी काव्य आंदोलन, काव्य धारा की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान रामधारी सिंह दिनकर अपनी राष्ट्रवादी कविताओं को, सांस्कृतिक कविताओं को लिख रहे थे। आगे हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी आंदोलन से उपजा कवि स्वतंत्रता के बाद कोई साधारण कवि न रहा, बल्कि उसी तरह से उसने निबंध और कविताओं में दखल दिया, जैसे आज़ादी के पहले दिया था, बल्कि आज़ादी के बाद उस कवि या निबंधकार ने और तरीके से उस स्वतंत्र रूप से उस पहलू की व्याख्या किया। रामधारी सिंह दिनकर के उनके कृतित्व के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए कई बार उन्हें सम्मान से नवाजा गया। इस क्रम में 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1959 में ही उन्हें साहित्य अकादमी उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला। साथ ही 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ अकादमी द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 1952 का समय था जब
भारत स्वतंत्र हो चुका था और स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। उस प्रथम आम चुनाव में यह तय हुआ कि राज्यसभा सांसद सदस्य के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को मनोनीत किया जाएगा और वे मनोनीत हुए। लगभग 12 वर्षों तक राज्यसभा सांसद के तौर पे वे कार्य करते रहे। इसके बावजूद भी एक साहित्य का यानी एक लेखक का जो धर्म होता है, साहित्य का जो धर्म होता है, उसको दिनकर ने बखूबी निभाया। और इसे हम इन पंक्तियों से देख सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि दिनकर जितने सौम्य थे उतने ही मृदुभाषी थे, लेकिन मैंने अभी कहा कि जब बात देश हित की आती थी तो वे अपनी बेबाक टिप्पणी करते हुए तनिक भी नहीं बचते थे। वे संसद में खड़े होकर भी कह उठते थे। एक बार की बात है कि वह संसद में सबके सामने पूरे भरे संसद में उन्होंने एक कविता कही जो व्यंग्यात्मक अर्थ में थी और नेहरू की नीतियों को उजागर कर रही थी। और वह नेहरू की नीतियों पर टिप्पणी करने से नहीं बचे। वो उनकी कविता की लाइन है कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म देता है। कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, कि जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें मारा है, कि समझो उसी ने हमें मारा। और यह कविता की चंद पंक्तियां कोई मामूली पंक्तियां नहीं थी, बल्कि हमें उस जाति पाति नस्ल भेद तमाम चीज़ों से ऊपर उठाकर हमें एक सर्वव्यापक सार्वभौमिक विश्व बंधुत्व की भावना के साथ समाज की कल्याण के निहितार्थ कार्य करने की योजना और प्रेरणा देती है यह पंक्तियां। उनके निबंध संग्रहों में मिट्टी की ओर उनका पहला निबंध संग्रह था। इसके साथ ही कई काव्य संग्रह भी उनके प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। हमारी सांस्कृतिक एकता 1955 में प्रकाशित हुई थी। आज उसी में से एक छोटा सा निबंध भारत की सांस्कृतिक एकता के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम दिनकर के व्यक्तित्व की बात को यही समाप्त करते हैं। अभी हाल ही में 1999 में भारत सरकार ने दिनकर के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये थी दिनकर के व्यक्तित्व की चर्चा। इसके बाद अब हम निबंध की चर्चा करेंगे, दिनकर के कृतित्व की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है, अभी मैंने बताया कि दिनकर के निबंध का नाम है भारत की सांस्कृतिक एकता। यह सांस्कृतिक एकता जब भारत की सांस्कृतिक एकता जब लिख रहे थे तो उस समय देश आज़ाद हो चुका था। आज़ाद देश में कोई साहित्यकार एक राजनीतिक पद पर होते हुए भी उसी भूमिका को अदा करे जैसा आज़ादी के पहले। यह बड़े दिलचस्प और गौर करने वाली बात है। भारत की सांस्कृतिक एकता का हम अभी पाठ करेंगे और पाठ के दौरान आपको छोटी बड़ी बातों को समझाते चलेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए माफ़ी और किसी भी प्रश्न के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे तत्काल प्रश्न कर सकते हैं। हम 3 पंक्तियों का पाठ करेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। हमारे पास पुस्तक है, आप भी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए और आप अपनी पुस्तकें निकाल कर अपने सम्मुख रख लीजिए जिससे पढ़ने में आसानी हो। शुरुआत करता हूं। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है। किसकी एकता? भारतवर्ष की एकता। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है और यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। दिनकर जब लिख रहे थे तो उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन मैथिली शरण गुप्त के सामने उन्होंने अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही घोषित किया।
दिनकर जब भारत की सांस्कृतिक एकता लिख रहे थे, हमने पिछली कक्षा में बात किया था और कहा भी था कि जब इस निबंध को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें भारत क्या है, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति क्या होती है और सांस्कृतिक एकता क्या होती है, जब तक इस मूल पहलू को नहीं समझेंगे तो इस पूरे निबंध का सार बिंदु क्या है, इस पूरे निबंध का कहने का तात्पर्य क्या है, दिनकर के दिमाग में यह क्यों आया, यही इसका मूल बिंदु, निबंध का शीर्षक क्यों यही रखा गया, यह इस मूल बिंदु को समझने में सहायक होगी। सांस्कृतिक संस्कृति क्या होती है, सबसे पहली बात, इस शब्दों को आप समझते चलिए, तभी आप निबंध के अन्य पहलुओं को समझ पाएंगे। देखिए, भारत का मतलब होता है जिस देश में हम रह रहे हैं, पावन भूमि को भारत कहा जाता है। समय समय पे इसके नाम बदलते भी गए, आर्यावर्त से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से इंडिया और भारत में हम रह रहे हैं। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति को कुछ शब्दों में व्याख्यायित करना कठिन कार्य है। इसके बावजूद भी जिन विद्वानों ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जो बात कही है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि संस्कृति सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो एक जीवन पद्धति है। कैसी जीवन पद्धति? जो हमारे खान पान, रहन सहन, हमारे वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारी माधुर्यता, हमारी ऐसी शक्ति जिसमें आत्मिक निरोगता मिलती है, जीवन पद्धति है संस्कृति। एक जीवन पद्धति, एक जीवन जीने का तरीका है संस्कृति। संस्कृति ना होती तो हम पशुवत होते। संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सके। एक बेहतर जीवन के लिए एक बेहतर संस्कृति का होना आवश्यक है। तो रामधारी सिंह दिनकर भारत की सांस्कृतिक एकता पर बात करते हुए कहते हैं कि अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि भारतवर्ष की एकता, यानी इस भारत भूमि की एकता, यानी यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनकी एकता, उसकी विविधता में शामिल है। कौन सी विविधता? वही जो उसकी संस्कृति है। क्या संस्कृति है? भोजपुरी बोलने वाला व्यक्ति भी मद्रास में रह सकता है। कश्मीर वाला व्यक्ति, ठंडे प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत के उत्तरी भागों में आता है। उसकी विविधता ही तो है कि विभिन्न भाषाओं के बाद, विभिन्न जातियों के बाद, विभिन्न संप्रदायों के बाद, विभिन्न तरह के संस्कृति यानी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि के बावजूद, विविधताओं के बावजूद भी भारतवर्ष की एकता उसी में छिपी हुई है। किसमें? उसकी विविधताओं में। वह विविध है, वह अनेक प्रकार के दिखते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो एक है। जब कोरोना वायरस की बात आती है तो समग्र भारत एक हो जाता है और एकजुट होकर कहता है हम आपके साथ हैं। तो इस तरह की एकता, भारत की एकता पूरे विश्व में मिसाल के तौर पे बनती है। और ऐसा नहीं कि यह आज एकता दिख रही है, इस सदियों से एकता थी। अभी आगे निबंध में आएंगे कैसे हमारे देश पर यूनानियों ने, ईरानियों ने हमला किया और कैसे हम एकजुट होकर उसका शक्ति से मुकाबला किए। आगे की लाइन है, अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है और यह बात जरा भी गलत नहीं है, यानी यह बात सचमुच गलत नहीं है। मैंने अभी आपके सामने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया और आप खुद बताइए, स्वयं से पूछिए कि क्या यह बात गलत है? क्या आप विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न नस्ल, विभिन्न प्रदेश के रहने के बावजूद भी क्या आप एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं इस संकट में? और इस संकट में खड़े होने के, एक साथ खड़े होने का मिसाल ही है एकता, यानी आप एक हैं तभी एक साथ खड़े हैं। क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट होती है, उसकी विशेषताएं, उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष है। यही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था।
हमारे देश की एकता जितनी प्रकट होती है, हम जितना देखते हैं उससे ज़्यादा अकूत दिख सकता है। हम थोड़े प्रेम की बात करते हैं, हम थोड़ी संवेदना की बात करते हैं, ऐसा देश है हमारा, हमें ज़्यादा संवेदना मिलती है, हमें ज़्यादा आभार मिलता है। हम इसी एकता की बात करते हैं जो विविध विविध स्वरूपों में बिखरा हुआ है, लेकिन समय पड़ने पर वह समेट लिया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो की गई थी वो आज भी है, और एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है हमारा। और इस श्रेष्ठ भारत में रामधारी सिंह दिनकर सांस्कृतिक एकता पर आज़ाद भारत के बाद लिखते हैं कि कैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो विभिन्न भाषा, सबसे पहला आपको मैं बताना चाहूँगा कि आंध्रा वह एकमात्र पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बटा। इसके बावजूद भी हम सब एक हैं। हमारी भाषा भले अलग अलग हो गई हो, लेकिन हमारी भाषा अलग है, हमारी जाति अलग है, हमारी पद्धति अलग है, जीवन पद्धति, लेकिन हम फिर भी एक हैं, श्रेष्ठ भारत में रह रहे हैं। यही हमारी सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। आगे की लाइन, भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है। सबसे पहले आप भारत के नक्शे को गौर से समझिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप देखेंगे कि पूरब में पूर्वांचल जिधर आप रह रहे हैं, पश्चिम में गुजरात का हिस्सा है, उत्तर में हिमालय यानी जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो यह आप मैप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ हिंट दिया, आपको थोड़ी सहायता की। अब आप इस लाइन को समझिए। भारत के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है। यानी इस देश का जो नक्शा देखेंगे तो 3 भाग, कौन कौन सा भाग? उत्तर वाला, दक्षिण वाला, और कौन सा? पश्चिम वाला। यह 3 भाग जो है, यानी पूरब, पश्चिम और एक केवल साइड राजस्थान वाला, केवल भारत भूमि का, यानी 3 भाग। 3 भाग में कौन कौन से हैं वह निबंध में व्याख्यायित किया गया है, उसे हमें व्याख्यायित करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम यहाँ आपको यह बताना चाहेंगे कि नक्शे को उठाकर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, तीसरी तरफ अरब सागर है। केवल एक तरफ आपकी सीमा की सुरक्षा के नाम पे जो खर्च होते हैं। और यह आज की कोई नई बात नहीं है। सदियों से कई हमलों से भारत शायद इसी तरह बसते आया है। उसे केवल सीमा की एक ही सुरक्षा करनी पड़ती थी, बाकी 3 तो प्रकृति स्वयं हमें प्रदान करती है। आगे की लाइन, तो भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है। वो कौन से 3 भाग हैं मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग है जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। मैंने अभी चर्चा किया, वो कौन सा भाग है? हिमालय है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तरी भाग है। और वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। ये विंध्याचल कहाँ है? अभी इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। बस यहाँ यह कर लीजिए नोट कि यह विंध्याचल विंध्य पर्वत श्रृंखला के किनारे छोर पर मिर्जापुर जनपद से सटे, मिर्जापुर जिले से सटे हुए एक इलाके का नाम है, एक शहर का नाम है विंध्याचल, जहाँ विंध्याचली देवी हैं। और इस विंध्याचल पर्वत की कई किस्साएं हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। बहरहाल, तो वहां से लेकर हिमालय विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला तक फैला हुआ है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं दिनकर। उसके बाद विंध्य से लेकर, यानी उस विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के तट तक, यानी उसके उत्तर तक। कृष्णा नदी कहाँ है? आंध्रा में है। आप जान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि हैदराबाद कहाँ है तो मूसी नदी के किनारे है। लेकिन जो ही आंध्रा यानी विशाखापट्टनम जब पूछे तो आपसे आप सीधी बात है कृष्णा नदी के तट पर है। तो कृष्णा नदी आंध्रा तक है और वो कर्नाटका में भी बहती है। तो उसके बाद इस विंध्याचल से लेके कृष्णा नदी तक का जो फैलाव है वह दूसरा भाग है, जिसे हम दक्षिणी प्लेटो यानी दक्षिणी प्लेटो दिनकर जी कहते हैं, जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्कन का पठार आपको पता होना चाहिए, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार है। और यह आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा भी रुचि हो अगर साहित्य के बाद,
सामान्य ज्ञान में, तो आपको यह पता होना चाहिए था कि दक्कन का पठार एक बेहतर पठार, एक बड़ा पठार है। इस प्लेटो के दक्षिण यानी इस पठार के दक्षिण कृष्णा नदी से लेकर कुमार अंतरीप का जो भाग है, यह कुमार अंतरीप एक शब्द आया है। ध्यान रखिए, जो जो कठिन शब्द आ रहे हैं, या तो लगभग मैं सारे शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ, फिर भी कठिन शब्दों की व्याख्या 2 से 3 बार कर रहा हूँ। यहाँ पे आया शब्द कुमारी अंतरीप। यह कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी से लिया गया है, और कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वह प्रायद्वीप जैसा है। अब यह प्रायद्वीप क्या होता है और कुमारी अंतरीप क्या होता है, यहाँ मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी को कहते हैं, और कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी को कहते हैं, और जो कन्याकुमारी है वह पौराणिकता के अनुसार कन्याकुमारी इसलिए नाम पड़ा कि बानासुर नामक अशुभ का वध किसी कन्या के हाथों हो सकता था, और कन्या ने अवतार लेकर देवी ने बानासुर का वध किया और वहीं पे स्थापित हो गए। ऐसी तमाम पौराणिक कथाएं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा का मूल बिंदु है कन्याकुमारी की। जिन अभी एक और उन्होंने तीसरे भाग की भी व्याख्या किया है, उसके बाद में कन्याकुमारी और हिमालय की बात। इन्होंने दिनकर ने जिन का उदाहरण दिया है, वह उदाहरण यूं ही नहीं है। हमें हिमालय दिखाता है कि अलग अलग खंड होते हुए भी कैसे एक है। हमें दक्षिण का पठार दिखाता है कि कैसे अलग अलग होते हुए भी एक है। हमें विंध्याचल पर्वत कैसे उत्तर और पश्चिम को अलग करता है और फिर भी एक है, उत्तर और दक्षिण को अलग करता है फिर भी एक है। हमें कृष्णा नदी कैसे दक्षिण और उत्तर को अलग करती है और फिर भी कैसे एकता में समाहित करने की बात होती है। हमें कन्याकुमारी को देखने पे जो कुमार अंतरीप प्रायद्वीप जैसा लगता है, जहाँ अभी चर्चा हुई, तो पहले तो मैं आपको प्रायद्वीप बताना चाहूँगा। प्रायद्वीप का अर्थ होता है एक ऐसा भूभाग जो 3 ओर की नदियों से घिरा हो। आगे हम बात करते हैं कन्याकुमारी की। तो कन्याकुमारी पे आप वो 3 भूभाग जो जल से घिरा हुआ कौन से हैं आप जानना चाहेंगे, तो आप जानिए। सबसे पहले बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी का पानी है। दूसरी तरफ अरब सागर है, और तीसरा यानी ठीक सामने से जो आता है, यानी कन्याकुमारी दक्षिण में है, और सुदूर दक्षिण में और आगे अगर दक्षिण में जाएंगे तो वहां से हिंद महासागर का सोता बहते हुए इधर की तरफ आता है, और 3 नदियों के 3 सागरों के सागरों के संगम स्थान को कन्याकुमारी का चरण धोकर ऐसा माना जाता है चला जाता है। तो यहाँ कन्याकुमारी की बात करते हैं। आगे हम निबंध को पढ़ते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण कृष्णा नदी से लेकर कुमार अंतरीप का जो भाग है वह प्रायद्वीप जैसा है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, क्यों है प्रायद्वीप जैसा, क्योंकि 3 नदियों का 3 सागरों का संगम है। अचरज की बात है कि प्रकृति ने भारत के जो 3 खंड किए हैं, कौन कौन से 3 खंड, हिमालय, दक्षिण का पठार, कुमार अंतरीप, ये 3 खंड जो किए हैं, वही खंड भारत के इतिहास के भी 3 क्रीड़ा स्थल रहे। यहाँ क्रीड़ा स्थल कहने का तात्पर्य है खेल का मैदान। खेल का मैदान का मतलब खेल में कभी उत्तर से भारत, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर एक होता है, कभी फिर अलग हो जाता है। चाहे राजाओं की बात करते हैं, चाहे भौगोलिक सीमाओं की बात करते हैं, हमेशा से उत्तर दक्षिण की लड़ाई चलती रहती है। विंध्य पर्वत की भी अपनी किस्साएं हैं, जिसे मैं अभी 1 मिनट के अंदर आपको सुनाऊंगा। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए, उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैल कर रह गए। फिर से सुनिए, पुराने समय में यानी प्राचीन भारत की बात अगर हम करेंगे, तो उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए, उत्तर भारत में कौन राज्य थे, महाजनपद में काशी, कौशल, अंग, मगध, चेद, वत्स, आप जानते हैं 16 महाजनपद थे। और उसके पहले भी अगर हम पुराने समय में जाएंगे तो उसकी चर्चा हम अभी यहाँ नहीं करेंगे, और वो निबंध में जो आएगा उसके बाद हम बताएंगे। जो राज्य, उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैल कर रह गए। अब यहाँ पे मैं विंध्य की चर्चा करूंगा। मैंने कहा था कि 1 मिनट के अंदर मैं आपको विंध्य की चर्चा बताऊंगा। क्यों उत्तरी सीमा तक ही केवल राज्य सिमट के रह गए, क्यों नहीं विंध्य के उस पार यानी दक्षिणी सीमा तक कोई रह गए। बहरहाल पौराणिक अगर बात करें तो हमें पता चलता है पौराणिक बातों पर, कि पौराणिकता की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि विंध्य पर्वत ने सुमेरु पर्वत को हराने के लिए, यानी अपने ईर्ष्यावश सुमेरु पर्वत के लिए एक तपस्या किया था, और शंकर जी की
दया से, शंकर जी के आशीर्वाद से विंध्याचल पर्वत को जो आशीर्वाद मिला, उसके अहंकार में विंध्य पर्वत अपनी ऊंचाई को इस कदर बढ़ाने लगा, इतनी विशालता प्रदान करने लगा अपने आप को, कि सूर्य का प्रकाश दक्षिण तक नहीं पहुंच पाता था। इससे देवता और सभी चिंतित होकर मुनि अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। सूर्य ने भी आग्रह किया। सूर्य के आग्रह के बाद अगस्त्य ऋषि, चूंकि गुरु थे, अगस्त्य ऋषि गुरु थे विंध्य पर्वत के, तो उन्होंने कई चीजें सोचा कि अगर हम कोई तरकीब निकालते हैं। ऐसा करने के बाद वह विंध्य पर्वत के पास पहुंचे और बोले कि हमें उस मार्ग तक जाने की, उस अपने आप को छोटा करो, हम उधर दक्षिण दिशा में जाना चाहते हैं। विंध्य पर्वत ने कहा कि मैं छोटा हो जाता हूँ, आप चले जाइए। लेकिन अगस्त्य ऋषि ने तुरंत कहा कि जब तक मैं उधर से लौट कर आऊँगा और जब तक मैं उधर से लौट कर नहीं आता हूँ, तुम इतने ही छोटे रहना मेरे। और शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानकर आज भी विंध्य पर्वत उसी छोटी ऊंचाई पर रह गया, जिससे सूर्य का प्रकाश उस दिशा तक फैलते रह गया और अगस्त्य ऋषि हमेशा हमेशा के लिए दक्षिण दिशा में ही रह गए। यह तो हुआ पुराणों के अनुसार। दिनकर पुराणों के बाद कई एक व्याख्या करते हैं। वो व्याख्या क्या है? वो व्याख्या है, कहते हैं कि पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए, उनमें से अधिकांश राज्य विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही। क्यों उत्तरी सीमा तक फैल गए, इसकी मैंने अभी चर्चा की है। ये पुराणों के अनुसार थी। अभी मुगलों के अनुसार, अभी शासकों के अनुसार, अपने राजाओं के अनुसार देशी, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा इस निबंध के माध्यम से ही। क्यों राज्य उत्तर तक ही कायम रह गए, क्यों नहीं दक्षिण दिशा तक अपना विस्तार कर पाए। आगे पढ़ता हूं। उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक फैल कर रह गए। विंध्य को लांघ कर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई, मगर इस काम में कामयाबी किसी को ही मिली, यानी बहुत कम लोग को मिली जो विंध्य को पार करके उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ा। पहल अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था। मैंने अभी आपको कहानी सुनाया है कि कैसे अगस्त्य ऋषि ने, मुनि अगस्त्य ने इस पार से, यानी उत्तर पार से दक्षिण दिशा की तरफ, काशी से वह दक्षिण की तरफ कैसे गए और कैसे विंध्याचल पर्वत छोटा हो गया। ये पौराणिक मान्यता थी। और अभी हम निबंध के अनुसार आगे जब बढ़ते हैं तो फिर पौराणिक मान्यता आई। फिर भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया। आपको पता है कि जब भगवान 14 वर्ष का वनवास हुए थे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वे चित्रकूट गए, बांदा गए। बांदा का हिस्सा जो है चित्रकूट है, इलाहाबाद से नजदीक है। उसके बाद वे धीरे धीरे कैसे विंध्याचल से होते हुए, विंध्याचल के पास एक सीता कुंड है। कहा जाता है कि माता सीता को जब प्यास लगी तो लक्ष्मण ने अपने बाण के वार से एक कुआं खोद दिया, जिसे आज भी सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो पौराणिक मान्यता मिलती है, उसमें श्री रामचंद्र जी का भी जो मतलब जो पहलू है, वह इस तरीके से है कि विंध्य को उन्होंने भी पार करके, और आपको आगे की कहानी पता है कि कैसे वह रामेश्वरम पुल के निर्माण के लिए समुद्र की पूजा करते हैं, और समुद्र की पूजा करने के बाद वे एक सेतु का, रामेश्वर सेतु का निर्माण करते हैं, यानी दक्षिण की दिशा तक जाने वाले श्री राम भी हैं। आगे की हम निबंध के ही माध्यम से बात करते हैं। तो श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया, जैसे मैंने अभी आपको चर्चा किया। अब आते हैं महाभारत के जमाने में। लिखा गया है, निबंध के माध्यम से ही बात कर रहा हूं, कि महाभारत के जमाने में उत्तर और दक्षिणी भारत के एक अंश एक राज्य के अधीन थे या नहीं, उनकी कोई चर्चा तो नहीं मिलती है। यानी महाभारत के जमाने में कोई राज्य, कोई जगह कब्जे में था या नहीं था, यह तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय दक्षिण दिशा से कुछ राजा जरूर उस यज्ञ में भाग लिए थे।
उसके आगे यह भी कहते हैं कि जब युद्ध होते थे, जब महायुद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत का 18 दिन का, तो उस महायुद्ध में भी दक्षिण के कुछ वीरों ने, कुछ योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। इससे एक बात पता चलती है कि कोई राज्य तो कब्जे में नहीं था, दक्षिण दिशा तक प्रसार तो नहीं था, लेकिन कुछ संपर्क जरूर था, जो कि महाभारत के ही मौजूदा प्रमाण से यह बात कही जा रही है। इसी तरह दिनकर भारत की सांस्कृतिक एकता निबंध में आगे चर्चा करते हैं। ऊपर से मैं 15वीं से 18वीं लाइन के बीच में हूँ और आप अपनी पुस्तक से इसको क्रमशः मिला सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी पुस्तक से इसको मिलाएंगे नहीं, निबंध का तारतम्य टूट जाएगा, उसके समझने की जो गतिशील प्रक्रिया है वह त्वरित भंग होगी। इसलिए आप पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप किताब जरूर खोलें। बिना किताब से मिलाए बातचीत अच्छे से संभव नहीं है। महाभारत के ज़माने में यह बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे महाभारत के ज़माने में यह बात पाई जाती है। हाँ, आगे हम लोग अब इतिहास की बात करते हैं, जो कि दिनकर के ही निबंध से बातचीत कर रहा हूँ। इसी तरह चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उसके बाद मुगलों ने भी इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके, और उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। अब दिनकर इस बात को कहते हुए यहां भी आते हैं कि कैसे यह पौराणिक मान्यता तो हो गई, अगस्त्य ऋषि ने कैसे उत्तर से दक्षिण भारत को मिलाने का काम किया, विंध्य पर्वत को पार किया, कैसे रामचंद्र जी विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं लंका तक की चढ़ाई करने के लिए, कैसे महाभारत में युधिष्ठिर के माध्यम से या फिर जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा था उसमें दक्षिण भारत के कुछ राजा वीर योद्धा के रूप में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब बात हम इतिहास के मार्फत करेंगे, जिसका ठोस प्रमाण है हमारे पास। दिनकर ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य और मुगलों के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे हम यह बात कह सकते हैं कि जरूर भारत को एक करने की योजना, यानी समग्र भारत को एक करने की योजना सभी ने मिलकर रचा था। अगर हम मगध साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह घनानंद को हराकर गद्दी पर बैठा, और घनानंद को हराने के बाद जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने राज्य के विस्तार की चर्चा की। राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य के विस्तार के लिए उसने दक्षिण भारत में बहुत ढेर सारे विजय भी किया। गुजरात में सौराष्ट्र विजय की चर्चा तो ठोस मिलती है, लेकिन कोई दक्षिण भारत का कोई एक राज्य की चर्चा या किसी एक जगह की चर्चा नहीं मिलती है। लेकिन तमिल लेखक ने इस बात का जिक्र किया है। कुछ मैसूर में कुछ अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिससे यह बात पता चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण भारत पे चढ़ाई की थी। एक मौजूद बात और मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं अपने आप को जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और जैन धर्म स्वीकार करने के बाद अपने गुरु भद्रबाहु के साथ वह श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पे वह संलेखना पद्धति से मरने के लिए चला गया था, निर्वाण प्राप्ति के लिए चला गया था। तो इससे एक बात तो तय है कि दक्षिण भारत से उसके लिंक थे, यानी दक्षिण भारत से वह जुड़ा हुआ था, सीधे नहीं नकारा जा सकता है। जैसा कि निबंध में दूसरे व्यक्ति का नाम लिया गया है अशोक, उसकी भी चर्चा अगर हम करेंगे तो अशोक भी अखंड भारत को एक बनाने की योजना पर काम कर रहा था। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने उत्तर में हिंदुकश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में
गोदावरी नदी तक, दक्षिण में गोदावरी नदी के आगे दक्षिण में ही मैसूर तक, और पूर्व में बांग्लादेश तथा पश्चिम में अफगानिस्तान, यानी आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जो हैं वो समग्र भारत को लेकर अशोक महान विजेता सम्राट अशोक के रूप में स्थापित हुआ। इसी क्रम में अगर विक्रमादित्य की बात करते हैं तो विक्रमादित्य का यश भी अपने आप में बहुत बड़ा था। उन्होंने भी अपने शासन को, अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को अरब तक फैलाया था, और अरब के कई हिस्से जो हैं वो विक्रमादित्य के ही अंतर्गत, साम्राज्य के ही अंतर्गत थे। इसी क्रम में अगर हम मुगलों की बात करते हैं, जैसा कि निबंध में कहा गया है कि मुगलों ने भी बहुत हद तक कब्जा किया था। मुगलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम बाबर का आता है, और हमें पता है कि बाबर ने पानीपत की 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद जो राज्य शामिल हुए थे उसमें न उसके पास कांधार था, न सिंध था, कुछ भी नहीं था, न बलूचिस्तान था। उस एक छोटे भारत के टुकड़े को पाया था जिसने जीत कर एक बड़े भारत की स्थापना किया बाबर ने। बाबर के बाद हुमायूं की भी चर्चा मिलती है जिसने बंगाल को जीता था, और उसके बाद हम अगर देखते हैं तो उसी बाबर की, अगर हुमायूं के पिता बाबर की बात करते हैं तो उसने कश्मीर, मेवाड़, गुजरात, सिंध, विजयनगर जो नहीं जीता था उन सबको बाबर ने जीता था। मुगल शासकों में अकबर का नाम सबसे बड़ा नाम है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत को जीतने वाला, सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत को अपना बनाने वाला अगर कोई है तो वो है अकबर। अकबर ने विशाल साम्राज्य की स्थापना का जो संकल्प लिया उसे पूरा किया, और उत्तर से लेके दक्षिण तक को एक शासन में उसने स्थापित करने की पूरी कोशिश की, और उसमें वो सफल भी हुआ। कश्मीर, उड़ीसा, मालवा, काबुल, सिंध, कांधार, बलूचिस्तान, बंगाल, गोंडवाना, यहाँ तक कि राजपूताना के भी जो 7-8 जो जनपद थे, यानी 7-8 जगह थी, वो सब कुछ दक्षिण भारत में देखा जाए तो खानदेश, अहमदनगर, दौलताबाद, ये सब कुछ अकबर के हिस्से में था। निबंध के ही माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे मुगल काल के राजाओं ने, कैसे चंद्रगुप्त ने, कैसे अशोक ने, कैसे विक्रमादित्य ने अपने भारत को एक शासन पद्धति में लाने की कोशिश किया। इसके बाद की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। निबंध की अगली लाइन है कि मुगलों ने भी इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किस तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके, और वो लाने में कुछ हद तक सफल भी रहे। लेकिन भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह भी है, आगे की पंक्ति कहते हैं कि पता नहीं इस भारत की शिक्षा में क्या है, इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी कि सारे देश को एक रहने के खिलाफ पड़ती थी। यानी एक देश, समग्र देश नहीं रह सकता है। कई बार उत्तर भारत, दक्षिण भारत जीता, बाबर ने जितनी मेहनत करके जीता था, हुमायूं एक कमजोर शासक निकला और सब कुछ उसने बहुत हद तक गंवा दिया। जो फिर से स्वतंत्र राज्य हो गए, और फिर उस स्वतंत्र राज्य को एक राज्य, एक शासन के लिए फिर से अकबर ने जीता। फिर अकबर के बाद कमजोर शासक, और फिर औरंगजेब, फिर उसके बाद फिर और कमजोर शासक मुगल काल में भी होते गए। और इस तरह से जब देखने को मिलता है तो सारे देश को एक रहने के खिलाफ पड़ती है। कुछ बात है, कुछ बाहरी ताकतें हैं, कुछ अंदरूनी ताकतें हैं, क्या है जिसकी वजह से समग्र भारत की संकल्पना तो कभी कभी तो पूरी हो जाती है, और पूरी होने के बाद तुरंत ही, जल्दी ही टूट जाती है। यही कारण था कि जब कोई बलवान और दूरदर्शी राजा इस काम में लगा, सफलता थोड़ी बहुत जरूर मिली, लेकिन स्वार्थी और दूरदर्शी और कमजोर राजाओं के आते ही देश की एकता टूट गई। अभी मैंने कहा कि कैसे देश की एकता टूटी, क्योंकि उसके बाद ही कोई कमजोर राजा आ जाता था, और दूरदर्शी राजा आ जाता था, विलासिता पूर्वक जीने वाला राजा आ जाता था, जो स्वयं के लिए जीता था, जो प्रजा की देखभाल,
प्रजा के लिए सोचा समझे जाने वाला राजा नहीं था। ऐसे राजाओं की वजह से समग्र भारत की संकल्पना बर्बाद होती दिखती है। आगे की लाइन है, और जो कठिनाई विंध्य के उत्तर को विंध्य के दक्षिण में हुई, यानी विंध्य को कैसे उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में मिलाने की, वही कठिनाई कृष्णा नदी, आज भी कृष्णा नदी विवाद फंसा हुआ है। आप सब जानते हैं कि कृष्णा नदी का पानी उसी तरह है जैसे विंध्य की पर्वत श्रृंखला एक दूसरे को तोड़ती है, तो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर दिशा को जोड़ने में विंध्य जो काम कर रहा है, वही काम कृष्णा नदी दक्षिण भारत में करती है और वही काम उत्तर भारत में विंध्य पर्वत करता है। इसके बावजूद भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा, एक पैराग्राफ का सारांश, कि दिनकर जब भारत की सांस्कृतिक एकता लिखते हैं तो इस एक पैराग्राफ में बताते हैं कि कैसे इन सब के बाद भी, यानी इतने टूटन के बाद भी, इतने बनावट और बुनावट में बिखराव के बाद भी समग्र भारत की संकल्पना साफ गोई दिखती है। यह साफ दिखती है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना जिन राजाओं ने किया, जो दूरदर्शी थे, जो विवेकवान थे, उन्होंने पूरा भी किया। दूसरे पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूँ, तीसरे पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ। इस देश में वैर फूट का भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कारण है। बड़ी बड़ी नदियों और बड़े बड़े पहाड़ों के गुण अनेक हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वे जहाँ रहते हैं वहाँ देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह की प्रांतीयता या क्षेत्रीय जोश पैदा करती है। दिनकर की ये लाइनें कोई साधारण पंक्तियां नहीं हैं। दिनकर कहते हैं कि शायद वही बात होगी जिन बातों की वो चर्चा करते हैं, कि वो कौन सी ताकतें हैं जो हमेशा अलग करने में लगी रहती हैं। शायद वो क्षेत्रीयता की भावना है, शायद वो प्रांतीयता की भावना है, शायद वो जातीयता की भावना है, शायद वो नदियों के अपने भाव का मामला है, शायद वो सांस्कृतिक बनावट और बुनावट का मामला है, शायद कई तरह से है चीजें जिनकी वजह से समग्र भारत को संकल्पशील बनाने की जो प्रेरणा लेकर हम चलते हैं वह टूट जाती है। वर्गों, जातियों, संप्रदायों में विभाजित होने के बावजूद भी सांस्कृतिक रूप से एक ही सूत्र में बंधा भारत है। इस भारत की चर्चा जब करते हैं तो अगले पैराग्राफ में यह बात कहते हैं कि किन वजहों से वो टूटता है। वो वजहें क्या क्या बताते हैं कि देश में वैर फूट का भाव इतना प्रबल क्यों रहा, वो बताते हैं। कभी नदियों की लड़ाई रही, कभी नदियों के ऊपर बरहने वाली संस्कृति के ऊपर लड़ाई रही, कभी बड़े बड़े पहाड़ के गुण के कारण, कभी अवगुणों के कारण लड़ाई रही। वे जहाँ रहते हैं उनके अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं। द्विवेदी जी तो कहते ही हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इस देश की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ हर नीची से नीची जाति अपने से भी एक छोटी जाति को खोज ही लेता है। तो ऐसे भारत में भारत को एक बांधने का जो काम करता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। जरूर उसने लोक मंगल की भावना को लेकर चलने की प्रबल भावना होगी, तभी वह समग्र भारत को एक श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाने की संकल्पना को दिखा रहा होता है। एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, जिसमें लोभ, मद और ऐश्वर्य छुपा हो, जिसमें बहुत सारी बुराइयां छुपी हो, वो समग्र भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना नहीं कर सकता है। दिनकर जब श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर रहे हैं तो आजाद भारत में कर रहे हैं, जब उनके पास सत्ता है, सुख है, इसके बावजूद भी वो सांस्कृतिक एकता और सरकारों के ऊपर बोलने से नहीं चूकते हैं। तो प्रांतीयता और क्षेत्रीयता का जोश पैदा करते हैं। तीसरे पैराग्राफ की 5वीं लाइन, यह देश है बहुत विशाल। देश की चर्चा करते हुए बताते हैं कि यह देश कोई साधारण देश नहीं है, बहुत विशाल देश है। यहाँ की उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है। आप जानते हैं कि कश्मीर ठंडा प्रदेश है, उसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसा कि मध्य एशिया की जलवायु है, यानी जैसी मध्य एशिया की जलवायु है वैसी ही कश्मीर की हमारी जलवायु है। जैसी जलवायु घरों की रचना, मतलब जैसी जलवायु दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप की है, यानी कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के हिस्सों की है जैसी जलवायु, वैसी जलवायु श्रीलंका या शिलोन कहे जाने वाले जगहों पे है। वहाँ जैसे घर होते हैं जो लकड़ी के,
जैसे घरों की रचना, सॉरी लकड़ी की नहीं, जैसे घरों की रचना होती है या रंग रूप होता है, लगभग वैसा ही यहाँ भी होता है। इसी के साथ चेरा पूंजी भी इसी देश में है जहाँ आप जानते हैं कि कई सौ सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होता है आम जगहों से, और यहीं पर एक मरुभूमि भी है, आप जानते हैं अच्छे से, जो सब कुछ यह नाम मात्र का है। इस संकल्पना के बाद भी समग्र भारत एक है। शायद यही सब विविधता है जो एक भी कराती हैं और अलग भी कराती हैं। हमें राजस्थान में पानी नहीं मिलता है तो चेरापूंजी में लगातार बारिश होती रहती है। संकीर्ण विचारधारा वाले लोग तो भारत की एकता को देख नहीं पाते हैं और वो हमेशा बांटने की बात करते हैं। राष्ट्रीयता न बात करके वे कई विरोधी ताकतों की बात करते हैं। भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान इत्यादि के बाद भी समग्र भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। और ऐसे भारत में हमें यह गौर करने की बात है कि पश्चिमी देश भी हमसे सबक लेते हैं, हमसे सीखते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा अध्ययन, योग, व्यायाम, उपासना पद्धति, प्रेम, ध्यानावस्था, मैत्री, मित्रता, बंधुत्व, मानसिक शांति आदि को वो ग्रहण हमसे करते हैं। तो वो कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से हमारे आपस के ही बैर, यानी वो शायद यही कमियां हैं जो हमारे आपस के बैर ही हमें क्षेत्रीयता या प्रांतीयता में बांटकर उन्हें मौका देती है। इसी के साथ भारत की सांस्कृतिक एकता निबंध की हम समाप्ति करते हैं। शेष अगले भाग में आज के 3 पैराग्राफ का अध्ययन हमने आपको कराया, जिसका समरी यानी सारांश है कि समग्र भारत को एक रखने के लिए विंध्य पर्वत का, कृष्णा नदी का, हिमालय का, कन्याकुमारी का और तमाम ऐसे छोटे बड़े जगह हैं जो अपनी कौन कौन सी भूमिका अदा करते हैं। उन भूमिकाओं के बाद भी ऐसे विराट शासक पैदा हुए, ऐसे सम्राट पैदा हुए जिन्होंने समग्र भारत की संकल्पना को साकार किया, लेकिन कुछ विरोधी ताकतें भी थीं जो समय समय पर इस संकल्पना को ध्वस्त करती रहीं। वह विरोधी ताकतें शायद हम में और आप में से ही हैं। इसीलिए निवेदन करते हैं दिनकर कि इन ताकतों को, इन क्षेत्रीयता को न पनपने दें और समग्र भारत की संकल्पना को लेकर चलें। नमस्कार साथियों।